Morning, students. Let's start today's class. Today we have only 1 hour lecture. So before moving to further, let's do a quick revision of our previous class. Okay. So yesterday we have completed valvular heart diseases and cardiomyopathy. In valvular heart disease, we have seen its types like mitral stenosis and regurgitation, aortic disease, pulmonic disease, and tricuspid disease. So what do we mean by valvular heart disease? Valvular heart disease means कि हार्ट के जो वाल्व्स है उसमें प्रॉब्लम हो गया है, इधर दे आर नॉट ओपनिंग फुल्ली और या तो क्लोज अच्छे से नहीं हो रहे. सो अगर ओपन नहीं अच्छे से हो रहे तो हम उसको बोलेंगे स्टेनोसिस, एंड क्लोज अच्छे से नहीं होंगे तो हम उसको बोलेंगे इनसफिशिएंसी. सो valvular heart disease could be stenosis or insufficiency. So there are different types. Mitral stenosis. Mitral stenosis मतलब जो mitral valve है between left atrium and left ventricle is not opening properly. Then mitral insufficiency and regurgitation मतलब क्या? So जो mitral valve है वो properly close नहीं हो रहा है during सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब उसको क्लोज होना चाहिए कंप्लीटली, बट वो अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा है. माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स मतलब जो वाल्व्स के फ्लैप है दे आर मूविंग अपवर्ड. जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल हो गए वो ऊपर की तरफ एट्रियम में जाके खुल जाएंगे. सो दिस इज नॉट गुड थिंग. एट्रियल aortic stenosis. Aortic stenosis मीन जो aortic valve है between the left ventricle and aorta, तो वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाएगा. एंड aortic insufficiency मतलब जो aortic valve है between left ventricle and aorta वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है. फिर हमने स्पेसिफिक aortic stenosis एंड aortic insufficiency देखा था. aortic stenosis के साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे थे: डिज्नी ऑन एक्सर्शन, एंजाइना, सिंकोप ऑन एक्सर्शन, फटीग, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज्निया, हार्श सिस्टोलिक क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर. मतलब ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बहुत ही हार्श मर्मर सुनाई देगा. और कैसा होगा? धीरे धीरे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में सुनाई देगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्रेसेंडो बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिक्रेसेंडो. तो उसका साउंड ऐसे सुनाई देगा, एकदम हार्श होगा बट धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा मर्मर का साउंड, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा. ऑन ऑपोजिट टू दैट, ऑन द अदर हैंड, aortic insufficiency में कौन से साइन एंड सिम्टम्स है? तो डिज्निया होगा, एंजाइना होगा, टेकीकार्डिया, फटीग, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल डिज्निया एंड ब्लोइंग डिक्रिसेंडो डिस्टोलिक मर्मर. सो जब वेंट्रिकल्स डिस्टोलिक फेज में होंगे, रिलैक्सेशन फेज में होंगे, तब हमें ब्लोइंग मर्मर साउंड सुनाई देगा. वो इनिशियली लाउड होगा फिर धीरे धीरे स्लो होता जाएगा. सो ऐसा साउंड हमें सुनाई देगा. फिर हमने देखा था ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. उसके साइन एंड सिम्टम्स में easily fatigue with minimal efforts, report fluttering sensation in the neck area, cyanosis, rumbling diastolic murmur. So जब diastolic phase में होता है तब एकदम rumbling sound create होगा. राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के जैसे साइन एंड सिम्टम्स इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे. कार्डियक आउटपुट भी इसमें डिक्रीज हो जाएगा. ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी में माइल्ड सिचुएशंस में वो कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है. साइन एंड सिम्टम्स राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के जो थे सिस्टमिक फेलियर, सिस्टमिक सिम्टम्स वो भी इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे. प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है एंड सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देगा. देन हमने देखा था पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स में इन माइल्ड कंडीशन द पेशेंट विल बी एसिम्प्टोमेटिक, नो एनी सिम्टम्स विल बी देयर. देन डिज्निया हो सकता है, फटीग, सिंकोप. राइट वेंट्रिकल फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे. देन सिस्टोलिक थ्रिल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एकदम सिस्टोलिक फेज के दौरान एकदम से थ्रिलिंग साउंड, दैट इज आल्सो अ मर्मर. सो एक साउंड सुनाई देगा आपको. पल्मोनरी इनसफिशिएंसी में वो भी एसिम्प्टोमेटिक होता है ड्यूरिंग माइल्ड कंडीशन. डिज्निया होगा, फटीग होगा, सिंकोप होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स होंगे एंड डायस्टोलिक थ्रिल सुनाई देगा. जब वो रिलैक्स्ड होगा तब एकदम से थ्रिल हमें सुनाई देगा. सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स. अब उसकी इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? सो इधर वी कैन डू रिपेयर और रिप्लेसमेंट. रिपेयर में भी 3 टाइप के हैं. रिपेयर एक तो बलून इंसर्ट करके वाल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं, या तो अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है, ओपन रह रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, तो हम एन्यूलोप्लास्टी कर सकते हैं. एंड अगर स्टेनोज है प्रॉपरली तो हम इंसिजन रख के कमीस्यूरेक्टोमी एंड वाल्वोटोमी कर सकते हैं. सो परक्यूटेनियस बलून वाल्वोप्लास्टी में हम
एक फीमोरल आर्टरी या कैथे फीमोरल आर्टरी से हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे, जैसे पीटीसीए में करते थे वैसे ही, एंड वो बलून इन्फ्लेट होके वाल्व को ओपन कर देगा। एन्यूलोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि जो भी वाल्व होता है उसके ऊपर एक एक कुछ चीज इंसर्ट करते हैं सर्जन, एंड उसको सूचर्स लेके टाइट कर देते हैं। तो ड्यूरिंग डायस्टोलिक जो फेज है तब उसको क्लोज होना चाहिए, तो वो सूचर्स की मदद से क्लोज हो जाएगा। हमने टाइट कर दिया वाल्व को, जो लूज हो गया था उसको हमने टाइट कर दिया। वो परक्यूटेनियस मेथड से भी किया जा सकता है, ओपन सर्जिकल मेथड से भी किया जा सकता है। कमीस्यूरेक्टोमी एंड वाल्वोटोमी है, उसमें कमीस्यूरेक्टोमी में जो ओपनिंग है उसको सिर्फ हम ब्रॉड कर रहे हैं, वाइल जस्ट रिमूविंग द कैल्सिफिकेशंस, जो डिपॉजिट्स है उसको रिमूव करके जो ओपनिंग ऑलरेडी है उसको हम थोड़ा ब्रॉड कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं। एंड वाल्वोटोमी में हम सेंटर का पोर्शन ही कट करके रिमूव कर दे रहे हैं, वी आर ओपनिंग, क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू द वाल्व, सो दैट इज वाल्वोटोमी। देन उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब हमने रिपेयर किया या ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है जिसमें रिपेयर नहीं कर सकते, देन वी हैव टू रिप्लेस द ओरिजिनल वाल्व ऑफ द पेशेंट। रिप्लेसमेंट में दो वाल्व्स है, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व एंड बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। मैकेनिकल मतलब कंप्लीटली आर्टिफिशियल होगा, एक मशीन ही हम इंसर्ट करेंगे, बट इसमें क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क बहुत ज्यादा है। So patient को lifetime, this is the really important point, when we are using a mechanical prosthetic valve, patient को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, so patient को लाइफ टाइम तक एंटीकोएगुलेंट थेरापी लेनी पड़ेगी, और ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब इसको अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इट इज नॉट नेचुरल, सो उसको कोई कैल्सिफिकेशन या खराब होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। On the other hand, the bioprosthetic valves are natural, so कोई एनिमल का, अदर देन ह्यूमन स्पीशीज का भी हम वाल्व ले सकते हैं, और एल्स ह्यूमन स्पीशीज का भी ले सकते हैं। जब कुछ अदर स्पीशीज में से ले रहे हैं वो वाल्व, देन वी विल कॉल इट जेनोग्राफ्ट, मतलब वो हम पोर्सिन मतलब पिग में से वाल्व ले सकते हैं, बोवाइन वाल्व ले सकते हैं, या तो होमोग्राफ्ट मतलब इंसान के ही लेंगे जो ऑलरेडी डेड हो गया है, उनका भी वाल्व हम निकाल कर सकते हैं। ये नेचुरल है, सो इसमें क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क उतने ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही रिस्क होगा ड्यू टू दैट सर्जरी टेम्पररी पीरियड के लिए। सो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये नेचुरल है, सो ड्यूरेबिलिटी भी उसकी कम होगी, नेचुरल है सो इसमें भी कैल्सिफिकेशन और वो सब हो सकता है। फिर वो हमने देखा रिपेयर है वो ओपन हार्ट सर्जरी में ही किया जाएगा, तो उसके हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे थे, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे थे, क्लाइंट एजुकेशन देखा था। क्लाइंट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हमें पेशेंट को समझाना होगा कि प्रॉपर रेस्ट करें, फटीग पेशेंट को होने के चांसेस है। एंटीकोएगुलेंट थेरापी, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व यूज किया है, तो एंटीकोएगुलेंट थेरापी पेशेंट को रेगुलरली लेनी पड़ेगी। पेशेंट को बोलना है कि एंटीकोएगुलेंट थेरापी की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है, सो ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या हम इन शॉर्ट पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन सिखाएंगे। ब्लीडिंग अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है, ब्रूसिंग हो रहा है, तो पेशेंट को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, पीएचसीपी को, वो भी हम सिखाएंगे। जहां पर इंसिजन है सेंटर में, वहां पर रीडा स्कोर चेक करना है, वेदर देयर इज एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन और नॉट, तो वो चेक करना भी पेशेंट को सिखाना पड़ेगा। पेशेंट को प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम इंकरेज करेंगे, बिकॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है अगर नहीं मेंटेन करेगा तो, और ऑलरेडी मैकेनिकल वाल्व है तो चांसेस ज्यादा होंगे। पेशेंट को बोलना है ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, और अच्छे सॉफ्ट ब्रिशल वाला टूथ ब्रश यूज करना है, बिकॉज हार्ड होगा तो ब्लीडिंग का भी रिस्क है। इरिगेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, फ्लॉसिंग, ऐसा कुछ यूज नहीं करना है कि जिसकी वजह से गम ब्लीड हो सके, वहां पर ऑर्गेनिज्म जाके सर्कुलेशन में आ जाए, अगेन एंडोकार्डाइटिस का भी रिस्क हो। सो दो रिस्क है, एक तो ब्लीडिंग रिस्क है और एक एंडोकार्डाइटिस का भी रिस्क है। डेंटल प्रोसीजर 6 महीने तक पेशेंट नहीं करवा सकता, हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, कितना, नॉट मोर देन 10 पाउंड, 10 पाउंड से ज्यादा नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। एंड कार में अगर पेशेंट ट्रैवल कर रहा है तो पेशेंट हैज टू बी वेरी कॉशियस कि सीधा डायरेक्ट इंजरी ना हो जाए जहां पर हमने इंसिजन लिया है। पेशेंट को हमने पेशेंट को कहीं पे भी जाता है, लाइक इन एनी हॉस्पिटल, सारे पीसीबी को बोलना है दैट पेशेंट हैज अंडरगॉन वाल्व रिप्लेसमेंट, सो वो पहले से ही प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देंगे, और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कितनी इंपॉर्टेंट है वो पेशेंट को सुना समझाना होगा, एंड पेशेंट को मेडिकल ड्रेसेस पहन के घूमना होगा। फिर हमने देखा था कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब एक मसल की बीमारी है, हार्ट के मसल की बीमारी है। दिस देर इज नो क्योर फॉर दिस इलनेस, एक बार पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो जाता है तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट हैज टू लिव विद दिस
विद द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, और उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं जी सकता पेशेंट। फिर हमने कार्डियोमायोपैथी के टाइप्स देखे थे। देयर आर थ्री टाइप्स: dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy and restrictive cardiomyopathy. Okay. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, जो मसल फाइबर्स है वो जो मसल्स है हार्ट के वो एकदम फाइब्रस हो जाते हैं, फाइब्रस होके स्कारिंग हो जाता है, सो इलास्टिसिटी उनकी चली जाएगी एंड वो थीन हो जाएंगे। सो जो अंदर के जो चैम्बर्स है बहुत ही बड़े डायलेटेड हो जाएंगे। इसमें जो वॉल के ऊपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन का भी रिस्क ज्यादा है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे: फटीग एंड वीकनेस, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पहले होता है, फिर धीरे धीरे राइट एंड दोनों वेंट्रिकल्स फेलियर हो जाएंगे, डिसरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक, सिस्टमिक और पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, S3 S4 गैलॉप, मॉडरेट टू सीवियर कार्डियोमेगाली हो सकता है। उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होगा, वेजोडाइलेटर्स हम दे सकते हैं, डिसरिथमियाज दे सकते हैं एंड लास्ट में हमें सर्जरी, दैट इज द लास्ट ऑप्शन कि सर्जरी करके हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर दो, अदरवाइज देयर इज नो क्योर। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में नेम से ही पता चल जाता है, देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ सेल्स, मसल मसल लेयर ऑफ द मसल जो लेयर है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है। सो बीच का सेप्टम, साइड के वॉल सब कुछ हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से सिम्टम्स, इट कुड बी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में छोटे हो जाएंगे चैम्बर की साइज, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हो जाएगा। एंड ऑब्स्ट्रक्शन में लेफ्ट साइड का कंप्लीटली बंद हो जाता है नैरो होके, एंड अलोंग विद दैट उसके साथ साथ पेशेंट को माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन भी देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिज्निया, एंजाइना, फटीग, सिंकोप, पाल्पिटेशन, माइकार्डियोमेगाली, एस्फोर, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, सडन डेथ कॉमन, एंड हार्ट फेलियर। एंड जो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ये तो सिम्टम्स हो गए, बट दूसरे एक्स्ट्रा सिम्टम क्या है, माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन का मरमर सुनाई देगा हमें, एंड एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट को हो सकता है। सॉरी। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होगी, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन को ठीक करना है हमें, सर्जरी करके जो हाइपरट्रॉफिड हो गया है, सेल की वॉल जो है बहुत थिक हो गई है वॉल हार्ट की, तो हम उसको कट करके निकाल सकते हैं। सो वेंट्रिकुलो मायोटॉमी कर सकते हैं, मसल जिसमें मसल रिसेक्शन करते हैं, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं पेशेंट में। Yes, I have told you to do this assignment. Digoxin, nitrates, and other vasodilators contraindicated है in obstructed form. Uh, you can message me what is your answer. मुझे message कर देना because right now we cannot discuss. So just message me whether you have find it out or not. Then okay. फिर हमने देखा था रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में वो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस हो जाता है एंड वो हार्ट को वर्क नहीं करने देगा, वो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा हार्ट पर। सो हार्ट ना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना डायलेट हो पाएगा, जस्ट लाइक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे थे: डिज्निया, फटीग, हार्ट फेलियर, राइट साइड का पहले होगा फिर धीरे धीरे लेफ्ट, माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगाली होगा, S3 S4 गैलॉप्स हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, एम्बोलस हो सकता है। उसकी ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी, हाइपरटेंशन ट्रीट करना है हमें, जो डिसरिथमियास हो रहे हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एंड इमरजेंसी अगर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाता है तो हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट की। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस, कल के टॉपिक में कुछ भी डाउट है सो यू कैन मैसेज मी, मुझे मैसेज कर देना कि मैडम ये टॉपिक में डाउट था, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लेट्स स्टडी वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब हम वेसल्स की बात कर रहे हैं, राइट, और पर्टिकुलरली वेन्स की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे आर्टेरियल डिसऑर्डर्स, जो स्पेसिफिक आर्टरीज की बात होती है। इसमें हम स्पेसिफिक वेन्स के सारे भी डिसऑर्डर्स, हमारे कार्डियोवेस्कुलर में जो वेन्स है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो सारे वेन्स के डिसऑर्डर हम स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट है वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस नाम पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि दैट इज द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन इन द वेन। सो लेट्स स्टडी द वीनस थ्रोम्बोसिस। venous thrombosis, thrombus can be associated with an inflammatory process also, yes। हमने देखा है sometimes
ड्यू टू दैट थ्रोम्बस इन्फ्लामेशन भी हो सकता है. सो दोनों साथ में भी देखने को मिल सकते हैं. बोथ आर related to each other. When a thrombus develops, inflammation occurs, thickening the vein wall and leading to embolization. जब कोई भी वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, फिर थ्रोम्बस की वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होगा. इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से वहां की जो वॉल है, वेन की वॉल, वो थिक हो जाएगी. एंड उसकी वजह से जो थ्रोम्बस है वो डिस्क्लॉज होके एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है. मतलब एम्बोलाइजेशन हो सकता है, वहां से मूव हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ venous thrombosis. So थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन है बट अलोंग विथ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स. सो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. थ्रोम्बस एसोसिएटेड विथ वेन इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट है फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. मतलब देयर इज नो इन्फ्लामेशन. आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आईटिस वर्ड नहीं है. देयर इज नो इन्फ्लामेशन, ओनली देयर इज द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इनटू द वेन. सो वीनस थ्रोम्बोसिस भी उसको बोल सकते हैं या फ्लेबोथ्रोम्बोसिस भी बोल सकते हैं उसको. सो उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा बट विदाउट वेन इन्फ्लामेशन. थर्ड है फ्लेबाइटिस. फ्लेब वर्ड वेन्स के लिए होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, राइट. देयर इज नो थ्रोम्बस फॉर्मेशन बट देयर इज ओनली इन्फ्लामेशन. सो वेन इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद इन्वेजिव प्रोसीजर सच एज आईवी लाइंस. आईवी लाइन की वजह से फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन हो सकता है. फिर आपने देखा होगा कोई पेशेंट को पोटेशियम चल रहा है, राइट. पोटेशियम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसकी वजह से भी फ्लेबाइटिस हो सकता है. पूरी जो वेन्स है वो रेड रेड हो जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लेबाइटिस बट उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा. देन नेक्स्ट है डीबीटी. डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस में सिर्फ क्लॉट फॉर्मेशन होगा. डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में along with clot formation there will be inflammation in the deeper veins of the body. So सबसे कॉमन जो डीपर वेन्स है, लेग्स की जो डीपर वेन्स है उसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो डीवीटी इज मोर सीरियस देन अ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सुपरफिशियल जो वेन्स है अगर उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है तो उतना सीरियस नहीं होगा. बट डीप वेन में जो थ्रोम्बोसिस हो गया तो अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है. इट इज सो सीरियस. इट कैन dislodge from that place and can get stuck into the lungs. So pulmonary embolism के risk बहुत ज्यादा है in DVT. Okay, now let's study about the risk factor for thrombus formation. अब पेशेंट को थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता क्यों है? वी नो व्हाट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन बट होता क्यों है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? तो venous cases from varicose vein, heart failure and immobility. पेशेंट को वेरिकोज वेन है. वेरिकोज वेन मतलब डायलेटेड टॉर्टुअस वेन्स. तो जस्ट इमेजिन कि पेशेंट को लेग्स में वेरिकोज वेन है. तो वेरिकोज वेन की वजह से वो जो ब्लड है, हमारी वेन्स के अंदर भी वाल्व्स होते हैं लाइक दिस. जस्ट इमेजिन लाइक अ पर्सन इज स्टैंडिंग, राइट. ये पर्सन ऐसे खड़ा है. सो अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड ऊपर की तरफ कैसे फ्लो होता है? सो इन दिस इज अ वेसल. सो वेसल्स के कुछ कुछ इंटरवल ऐसे वेसल्स के अंदर वाल्व्स होंगे. सो जैसे ही ब्लड ऊपर फ्लो होगा ये वाल्व बंद हो जाएगा. सो वो नीचे नहीं जा सकता. फिर उससे ऊपर फ्लो होगा, फिर से ये बंद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द ब्लड moves against the gravitational force from our body to the heart. ऐसे मूव करता है. सो वेरिकोज वेन्स में वो वाल्व खराब हो जाते हैं एंड ब्लड वहां पर पूलिंग हो जाता है. सो ड्यू टू पूलिंग वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे. हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है. एंड इमोबिलिटी, जो बहुत टाइम से इमोबाइल है, उनमें भी ज्यादा है. हाइपर कोएगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स. अगर कोई पेशेंट को हाइपर कोएगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स है, मतलब ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो रहा है, एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, सो ऐसे डिसऑर्डर्स में भी रैंडमली थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकते हैं. इंजरी टू वीनस वॉल फ्रॉम आईवी इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेसल इरिटेंट्स, कीमोथेरेपी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यस. सो जब वेन की वॉल है उसमें ही अगर इंजरी हो गई, हमने इंजेक्शन दिया, लाइक पंचर करने की वजह से, इंजेक्शन देने की वजह से, या ऐसी कुछ मेडिकेशन दे दी है which is irritation, which causes irritation to our veins, like कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स है वो वेसल इरिटेशन कर सकते हैं. तो उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ साथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो जाएगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो भी डैमेज हो सकता है, वेसल को इरिटेट कर सकता है वो. फॉलोइंग सर्जरी, पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक एंड एब्डोमिनल सर्जरी.
कोई पर्सन की सर्जरी हुई है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, या तो मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो उसमें थ्रोम्बस का रिस्क ज्यादा है। कैसे? बिकॉज पेशेंट कैन नॉट मूव फ्रॉम द बेड। ऑर्थो की सर्जरी करते हैं तो इमीडिएटली तो बेड में से निकल नहीं पाएंगे। हाथ पैर, अगर हाथ टूटा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, बट व्हाट इफ द लेग हैज ब्रोकन, वहां पर सर्जरी की है तो पेशेंट बेड में से निकल नहीं पाएगा, एब्डोमिनल सर्जरी में भी जल्दी नहीं निकल पाता है। सो उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। प्रेगनेंसी में भी डीवीटी चांसेस ज्यादा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ हाउ अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉवल। तो बॉवल में कैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है? दिस इज योर टास्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ऐसा क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है? यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने ये तो आगे भी पढ़ा है कि जो भी पेशेंट, जो भी फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है उनको थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है, बिकॉज जो हॉर्मोन्स है वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी कर सकते हैं बॉडी के अंदर। कुछ मेलिग्नेंसीज, कुछ ऐसे कैंसर की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। फ्रैक्चर और अदर इंजरीज ऑफ द पेल्विस और लोअर एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट को फ्रैक्चर है या कोई भी इंजरी है पेल्विस में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, सो पेशेंट चल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को बेड रिडन होना पड़ेगा एंड अगेन थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। ओके, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस का हमने डिस्क्रिप्शन देखा, उसके डिफरेंट टाइप्स देखे हमने, उसका रिस्क फैक्टर देखा। नाउ लेट्स स्टडी द फ्लेबाइटिस। जो अभी हमने टाइप्स देखे थे उसको डिटेल में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी द फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस मतलब हमें पता है सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रहा है वेन में, नो थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सो फ्लेबाइटिस मतलब मीनिंग पता चल गया ना। उसके साइन एंड सिम्टम्स, जब भी पेशेंट को फ्लेबाइटिस होगा साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? देयर विल बी रेड वार्म एरिया रेडिएटिंग अप द वेन एंड एक्सट्रीमिटी। जहां पर भी फ्लेबाइटिस हो गया होगा, जो वेन इन्फ्लाम हो गई होगी, अगर हम वहां पर पाल्पेट करेंगे तो वो हमें वार्म फील होगा एंड उतना एरिया रेड रेड दिखेगा। स्वेलिंग भी होता है वहां पर एंड टच करने पर पेशेंट को पेन भी होता है। सो टेंडरनेस भी होगा और टच नहीं करोगे तो भी पेन होगा पेशेंट को। So these are the sign and symptoms. So the vein area will become warm and red, pain होगा, swelling होगा। अब phlebitis है तो inflammation intervention हम क्या करेंगे? So we can apply warm moist soak as prescribed to dilate the vein and promote circulation. Assess temperature of soak before applying. We know hot and cold application. Hot application venous और vessels को dilate करता है, cold application constrict करता है। तो हम वार्म एप्लीकेशन, मॉइस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वेन्स डायलेट होगी एंड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, बिकॉज इन्फ्लामेशन है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है, तो वहां पर आर्टरीज की, वेन्स के वॉल्स इन्फ्लाम हो गए, थिक हो गए होंगे, तो सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा। सो हम ये हॉट एप्लीकेशन, वार्म एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट मेक श्योर करना कि वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आप उसका टेम्परेचर चेक करो, वरना पेशेंट जल जाएगा। Assess for signs of complications such as tissue necrosis, infection, and pulmonary embolism. Okay, so फ्लेबाइटिस की वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू वॉच। तो टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, अगर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुआ तो इट विल लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस। इन्फेक्शन हो सकता है वहां के वहां। एंड अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ और वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्लॉट डिस्लॉज होकर लंग्स में जा सकती है, पल्मोनरी एम्बोलस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? क्या है, हमें पता है कि जो स्पेसिफिकली जो लेग्स की डीपर वेन्स है उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हुआ है, इन्फ्लामेशन भी हो गया है। सो काफ और ग्रोइंग टेंडरनेस और पेन विथ और विदाउट स्वेलिंग। पेशेंट को काफ में, नीचे लोअर लेग में काफ में पेन होगा, या ग्रोइन रीजन में भी टेंडरनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें हो सकती है। पॉजिटिव होमन साइंस में बी नोटेड, यस,
हम प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में हम मदर में hormone साइन चेक करते हैं। कैसे चेक करना है ये देख लेना, हाउ टू चेक द hormone साइंस। ओके, सो हम इसमें भी पेशेंट में, कोई भी पेशेंट में अगर हम hormone साइन चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव पेशेंट को डीवीटी होगा तो hormone साइन पॉजिटिव होगी, बट false positive results are common, so this is not a reliable assessment measure. Yes, sometimes false results भी आ सकते हैं। false results मतलब पेशेंट की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी कम है, तो जैसे ही आप लेग स्ट्रेट करके एलिवेट करोगे पेशेंट को पेन होगा ड्यू टू लो और डिक्रीज स्ट्रेचिंग एबिलिटी। सो ऐसा हम हर बार नहीं बोल सकते कि पेशेंट को डीवीटी हो गया है। सो कुछ बार ड्यू टू दिस रीजंस पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, एंड इसीलिए उसको हम लाइक रिलायबल असेसमेंट फाइंडिंग नहीं बोल सकते कि सिर्फ ह्यूमन साइन पॉजिटिव आ गया तो हम कंफर्म कर लेंगे यस पेशेंट को डीवीटी है। नो, ऐसा नहीं कर सकते हम। वार्म स्किन दैट इज टेंडर टू टच, पेशेंट की स्किन कैसी होगी जहां पर डीवीटी है, तो वो स्किन अगर आप टच करोगे तो एकदम वार्म फील होगी एंड पेशेंट को पेन भी होगा, देयर विल बी टेंडरनेस। इंटरवेंशन क्या करना है अगर डीवीटी हो जाता है, तो क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं? वी हैव टू प्रोवाइड बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब, पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है तो वो करवाना होगा। एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी अबव द लेवल ऑफ हार्ट, हमें वीनस रिटर्न प्रमोट करना है। सो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सट्रीमिटी लेवल ऑफ हार्ट से ऊपर कर दो। सो बैक ब्लड का अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो मूव होना चाहिए ब्लड, वो इजीली मूव हो पाएगा। अवॉइड यूजिंग अ नी गैच और पिलो अंडर द नीज। ओके, पेशेंट है ना नी गैच यूज नहीं कर सकता लाइक दिस। इफ पेशेंट इज स्लीपिंग, दिस इज अ पेशेंट, दिस आर द लेग्स ऑफ पेशेंट। सो पेशेंट ऐसे बैठा है तो यहाँ पर नी के नीचे ऐसे पिलो रख के ऐसे बेड पर बैठा है पेशेंट, राइट, दिस इज अ पेशेंट। सो ऐसे पैर है तो यहाँ पर नी गैच या कुछ ऐसा अप्लाई नहीं कर सकता जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, अच्छे से हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, वीनस रिटर्न ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। सो पेशेंट को बोलना है नी गैच या नी के नीचे पिलो भी नहीं यूज करना है। डू नॉट मसाज द एक्सट्रीमिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है और आप मसाज करोगे, पेशेंट को दर्द हो रहा है तो आपने बोला लाओ हेल्प कर दूं, मैं मसाज कर दूं, पैर दबा दूं। अगर आपने मसाज कर दिया तो वो फिर वो थ्रोम्बस है वो डिस्लॉज होके एम्बोलस बन जाएगी और लंग्स में जाके स्टक हो जाएगी तो पेशेंट मर जाएगा। सो वी कैन नॉट मसाज द एक्सट्रीमिटी। प्रोवाइड थाई Provide thigh high or knee high anti-embolism stockings as prescribed to reduce the venous disease and assist in venous return of the blood to the heart. Teach how to apply and remove the stockings. Yes, आपने देखा होगा कि पेशेंट को एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर, हाँ एक बार हो जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन फिर देने का कोई मतलब नहीं है। तो पेशेंट को हम बोल सकते हैं थाई हाई या नी हाई एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स। सो सॉक्स जैसा होता है, पूरा थाई तक, मिड थाई तक भी हो सकता है एंड नी के ऊपर तक भी हो सकता है। वो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये स्टॉकिंग्स एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पेशेंट यूज कर सकते हैं कि जिससे ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क कम हो। Administer intermittent or continuous warm moist compresses as prescribed, पेशेंट को इंटरमिटेंटली या तो कंटिन्यूअसली कम लाइक उसके ऊपर कंप्रेस देना है। कंप्रेशन मतलब वजन से नहीं करना है, थोड़ा मॉइस्ट करना है। थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में हम फॉर एग्जांपल क्लोथ डीप करेंगे, उसको निचोड़ लेंगे, सो वो थोड़ा वार्म भी है मॉइस्ट भी है, और उसको ही एकदम जेंटल हैंड से हमें जहां पर भी डीवीटी हुआ है वहां पर हमें अप्लाई करना होगा। मेजर एंड रिकॉर्ड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द थाइज एंड काफ, जो थाई है उसकी सर्कमफ्रेंस लेनी है, काफ मसल्स है उसके भी सर्कमफ्रेंस लेनी होगी। मॉनिटर फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन विच इंडिकेट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेशेंट अब तक अच्छे से बैठा था, सडनली उसको लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, मतलब डिज्निया हो गया, सडनली पेशेंट को सॉरी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, डिज्निया हो गया सडन ऑनसेट पर। सो ऑल दिस थिंग इंडिकेट दैट पेशेंट इज सफरिंग फॉर फ्रॉम पल्मोनरी एम्बोलाई। Then administer thrombolytic therapy, tissue plasminogen activator if prescribed, which must be initiated within 5 days after onset of symptom. Yes, एक बार सिम्टम्स हो जाता है, किस ये एम्बोलस के नहीं, पेशेंट को डीवीटी है, डीवीटी के आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए, सो इमीडिएटली फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी स्टार्ट कर दो। विद इन 5 डेज सिम्टम्स हुए उसके 5 दिन के अंदर अंदर तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। यू कैन नॉट वेट फॉर फर्दर
कि ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद हम देखेंगे करेंगे, नो, विद इन 5 डेज के अंदर अंदर वो हमें एंटी कोएगुलेशन और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होगी। Next intervention, administer heparin as prescribed, heparin therapy as prescribed to prevent the enlargement of the existing clot and prevent the formation of new clot. ऑलरेडी क्लॉट बन गई है, तो अब हमें उसको लाइक तोड़ना होगा, उसका ग्रोथ बंद करना होगा। तो उसके लिए हम पेशेंट को हिपेरिन दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, जो आपने हॉस्पिटल सेटिंग में देखा होगा, एनोक्सापैरिन, दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। सो वो हम पेशेंट को देंगे कि जिससे क्लॉट है वो डिसॉल्व भी होना स्टार्ट हो जाए एंड नई क्लॉट ना बने। मॉनिटर एपीटीटी ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी, ये चीज याद रखना है। whenever a patient is receiving, any patient is receiving heparin therapy, इफ कोई भी पेशेंट हिपेरिन थेरेपी ले रहा है तो हिपेरिन के लिए हमें एपीटीटी ही मॉनिटर करना होगा। एंड अगर पेशेंट वारफरिन ले रहा है तो वारफरिन के लिए पीटी आईएनआर लेना, हमें चेक करना पड़ेगा ये ब्लड टेस्ट। तो ये याद रखना है। देर इज वन ट्रिक through which you can remember. So just imagine, just speak out the spelling HEPARIN. So इतनी उंगलियां यूज हो गई, there are only 3 remaining. तो 3 remaining है तो हम ऐसा बोल सकते हैं APT, 3 उंगलियों के लिए। सो यू इजिली यू कैन रिमेम्बर हिपेरिन इज फॉर एपीडीटी। अगर हिपेरिन चल रही है तो हमें एटीटीटी एपीडीटी चेक करना होगा। नाउ लेट्स डू द वारफरिन लाइक दैट, WARFARIN। नाउ ओनली 2 फिंगर्स आर लेफ्ट, तो 2 फिंगर में सिर्फ पीटी ही आ सकता है, राइट। सो पीटीआईएनआर कंबाइन, मतलब दोनों साथ में दिया जाता है, देखा जाता है। तो जब भी पेशेंट वारफरिन कंज्यूम कर रहा है हमें पीटीआईएनआर ब्लड टेस्ट करना होगा। ओके, so after the heparin therapy, administer warfarin as prescribed following the heparin therapy when the symptoms of DVT has resolved। अब डीवीटी के सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं, हमने हिपेरिन इमीडिएटली दी कि जल्दी से जल्दी क्लॉट तोड़ सके। अब हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे कि दैट पेशेंट इज हैविंग डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, तो फिर हमें अब वारफरिन स्टार्ट करना होता है। वारफरिन हिपेरिन की एकदम इमीडिएट इफेक्ट होती है, वारफरिन की स्लो इफेक्ट होती है, वो धीरे 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 करके मेंटेन करके रखेगा। सो पेशेंट को वारफरिन लेना होगा। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। वी हैव टू आल्सो चेक द साइड इफेक्ट्स, बिकॉज एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है तो वो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाएगा, तो हमें वो भी मॉनिटर करना होगा कि पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट तो है या नहीं। देन क्लाइंट एजुकेशन, जो भी क्लाइंट को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो वो पेशेंट को आप क्या एजुकेशन दोगे, क्या सिखाओगे पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कंसर्निंग द हैजार्ड ऑफ एंटीकोएगुलेशन थेरेपी। पेशेंट को सिखाना है कि एंटीकोएगुलेशन थेरेपी लेने की वजह से क्या क्या लाइफ हैजार्ड्स हैं, क्या क्या हो सकता है पेशेंट के साथ। recognize the sign and symptoms of bleeding, पेशेंट एंटीकोएगुलेंट ले ही रहा होगा, राइट। तो आइडेंटिफाई करो कि पेशेंट को सिखाना होगा कि पेशेंट खुद से आइडेंटिफाई करे कि ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग, कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग और क्रॉसिंग द लेग्स व्हेन सीटेड। पेशेंट को बोलना है कि बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है, बहुत टाइट क्लोथ नहीं पहनने हैं जो पैर में से बहुत टाइट हो, एंड लेग क्रॉसिंग भी अवॉइड करना है, लेग्स ऐसे क्रॉस करके भी नहीं बैठना है। एलिवेट द लेग ऑफ elevate the legs for 10 to 20 minutes every few hours and each day। तो पेशेंट को बोलना है कि लेग जब भी आप फ्री हो तो कुछ लाइक कुछ घंटों के अंदर अंदर, लाइक एवरी 2 आवरली, एवरी 3 आवरली, ऐसे कुछ भी करके पेशेंट को एवरी टाइम 10 to 20 मिनट्स ऐसे लेग एलिवेट करके रखना है, सो जिससे वीनस ब्लड टर्न प्रमोट हो सके। प्लान अ प्रोग्रेसिव वॉकिंग प्रोग्राम। इमीडिएटली पेशेंट को ऐसे नहीं चला सकते, एक बार डीवीटी हो गया तो फिर एकदम से आप बोलोगे कि आधा घंटा चल लो, 1 घंटा चल लो, नो, वी कैन नॉट डू दैट। वी हैव टू इनिशिएट और प्लान अ प्रोग्राम इन अ वॉकिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, कि वो कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका वॉकिंग इंक्रीज करे, वो हमें ध्यान रखना है। इंस्पेक्ट द लेग्स फॉर एडिमा एंड मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ लेग। लेग्स में डीवीटी की वजह से वहां पर स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, रेडनेस, मतलब स्वेलिंग एडिमा सिमिलर ही हुआ, रेडनेस होगी, वॉर्म होगा,
सो हमें उसकी सर्कमफेरेंस भी चेक करनी है लेग्स की, तो हमें पता चलेगा कि अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, स्वेलिंग क्यों बढ़ रहा है, इंफ्लेमेशन ज्यादा है कि नहीं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Wear anti-embolism stockings as prescribed। पेशेंट को एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनने पड़ेंगे। एक बार डीवीटी हो जाता है तो नहीं पहन सकता पेशेंट, बट डीवीटी ना हो उसके लिए पेशेंट पहन सकता है। वी हैव टू टेल द पेशेंट दैट अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करना है। अवॉइड एनी मेडिकेशन अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द पीएचसीपी और कार्डियोलॉजिस्ट। कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं लेनी है जब तक कि कार्डियोलॉजिस्ट या पीएचसीपी उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर देते, तब तक कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं ले सकता पेशेंट। Instruct the client concerning the importance of follow-up, PSCP visits and laboratory studies. Yes, patient को सिखाना like instruct the client concerning the importance. Okay, patient को follow-up का कितना importance है, lab studies कौन सी lab studies करवानी है, why follow-up is more important, वो सब हमें patient को सिखाना होगा। जो भी उसके concerns है वो हमें सिखाना होगा, education देना होगा। एंड ऑप्टेन एंड वियर अ मेडिकल ब्रेसलेट, पेशेंट को ब्रेसलेट पहन के ही घूमना पड़ेगा, जहां पर भी जाएगा तो पता चल जाएगा सबको कि उसको डीवीटी है। ओके, तो नेक्स्ट इज वीनस इनसफिशियंसी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वीनस इनसफिशियंसी मतलब है ना कि ब्लड जो अच्छे से फ्लो होना चाहिए वो अब अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वेन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने देखा माइट्रल इनसफिशियंसी, तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा था, रिगर्जिटेशन हो रहा था। इसमें वेन्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, वेन्स के वाल्व से वो अच्छे से अब काम नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज वीनस इनसफिशियंसी। Venous insufficiency results from prolonged venous hypertension which stretches the veins and damages the valve। बहुत देर तक फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड था, मतलब वेन्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम से वीनस हाइपरटेंशन था। उसकी वजह से क्या हुआ, वेन्स स्ट्रेच हो गई। पहले वेन इतनी थी, अब ड्यू टू दैट हाइपरटेंशन वेन इतनी चौड़ी हो गई है, मोटी हो गई है। सो उसके जो डैमेज वाल्व है वो ऐसे होते हैं, सारे वाल्व लाइक दिस, ऐसे वाल्व होंगे। सो वो वाल्व अब डैमेज हो गए हैं। Okay, the resultant edema in venous stasis causes the venous stasis ulcer, swelling and cellulitis। ये जो एडिमा हो रहा है, अब सोचो कि पेशेंट खड़ा है, पेशेंट का ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है हार्ट की तरफ, सो उसको पैर में सूजन हो जाएगी, बहुत सारा एडिमा हो जाएगा। सो इसकी वजह से ये जो वीनस इनसफिशियंसी है उसकी वजह से एडिमा होता है, वीनस स्टेसिस होता है। एंड वीनस स्टेसिस होगा तो वीनस स्टेसिस की वजह से वीनस स्टेसिस अल्सर होगा, स्वेलिंग होगा, सेल्यूलाइटिस हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ड्यू टू venous insufficiency। Treatment focuses on decreasing the edema and promoting the venous return from the affected extremity। What is our main treatment plan? We want to decrease the edema। एक तो हमें एडिमा भी कम करना है, ऑलरेडी जो हो गया उसको कम करना पड़ेगा। दूसरा, we want to सेंड द ब्लड बैक टू द हार्ट। हमें वीनस रिटर्न भी प्रमोट करना है कि सारा जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो हार्ट में भी चला जाए। सो हमें दैट इज अवर मेन ट्रीटमेंट कि जो भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, जहां पे भी वीनस इंसफिशियंसी हुआ है, कॉमनली लेग्स में ही होता है। सो वी वांट टू रिटर्न दैट ब्लड सेंड टू द हार्ट, हमें हार्ट तक भेजना है वो ब्लड। ओके, देन treatment for venous stasis ulcer focusing on healing the ulcer and preventing the stasis and ulcer recurrence। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है वीनस स्टेसिस का, कि ब्लड पूल हो रहा है, तो मेन क्या है कि ड्यू टू वीनस स्टेसिस एक तो अल्सर्स हो जाएंगे, तो वो हमारा एक मेन कंसर्न है कि उसको हील करना है। एंड दूसरा कि वी डोंट वांट दैट अल्सर बार बार हो, सो दैट इज अवर मेन गोल। अब जो भी पेशेंट को वीनस इनसफिशियंसी है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे हमें, so there will be stasis dermatitis। उसका दूसरा नाम है brown discoloration along the ankles and lower calf। You can see here the image, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी। दिस इंडिकेट स्टेसिस डर्मेटाइटिस। ये स्टेसिस डर्मेटाइटिस की ही बात कर रहे हैं। ये माइल्ड अर्ली स्टेज में है, ये मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज। सो स्टेसिस डर्मेटाइटिस का ब्राउन कलर, ब्राउन डिस्कलरेशन नाम क्यों है, यू कैन सी हियर कि देखो ये कैसा रेड रेड हो गया है, सो ब्राउन जैसा लग रहा है इसलिए। और ये कहाँ पर होता है,
एंकल्स में होगा, लोअर काफ में भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा, एंकल्स में भी होगा। एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, वीनस इनसफिशियंसी की वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा पेशेंट को। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लड पूलिंग, वहां पर ब्लड पूल हो जाता है, तो ड्यू टू दैट अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। अब अल्सर कैसी होगी? एजिस आर अनइवन, एकदम गोल अल्सर नहीं होती है, एकदम ऐसे अनइवन शेप में होती है, उसकी एज एकदम इवन नहीं होगी। अल्सर बेड इज पिंक, जहां पर अल्सर हुआ है वहां पर थोड़ा पिंक पिंक दिखेगा हमें, लाइक लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स हो रहा है, सो हमें पिंक कलर का उसका बेस दिखता है। एंड ग्रेन्युलेशन इज प्रेजेंट, यूजुअली लोकेटेड ऑन द लेटरल मेलियस। और वहां पर ग्रेन्युलेशन मतलब हीलिंग करने के लिए जो WBCs की फौज आ गई थी, तो वहां पर ग्रेन्युलेशन, आपको कुछ भी लगता है तो ऊपर कैसा ब्राउन हो जाता है, व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रेन्युलेशन। तो वहां पर ग्रेन्युलेशन भी होगा। एंड सबसे कॉमन जो अल्सर है वो कहाँ पर होता है? सो लेटरल, इट इज मोर कॉमनली लोकेटेड ऑन लेटरल मेलियस। लेटरल मेलियस मतलब हम जो घूटी बोलते हैं, हमारे जो पैर में एंकल जो हम बोलते हैं, उसमें जो बाहर की साइड का जो एंकल है उसको हम बोलेंगे लेटरल मेलियस। तो वहां पर सबसे कॉमन है अल्सर फॉर्मेशन। ओके देन नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। ओके, अब वीनस सफिशिएंसी में हमने उसके डिस्क्रिप्शन देख लिया। नाउ लेट्स सी द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए? तो दिस इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेम्बर, ये चीज याद रखनी है हमें। फॉर वीनस insufficiency, leg elevation is usually prescribed to assist with द रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। वीनस इनसफिशियंसी है मतलब वाल्व्स खराब हो गए, वेन्स डायलेट हो गई, तो अब ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है, वो वहां पर अक्यूमुलेटेड रहता है। सो वीनस इनसफिशियंसी वाले जो पेशेंट है, उनमें सबसे ज्यादा हम क्या करवाते हैं? लेग एलिवेशन। डॉक्टर्स उनको बोलते हैं थोड़ी देर ऐसे लेग एलिवेट करके सो जाओ। सो जिससे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर एक्ट करेगा, अब लेग ऊपर है, हार्ट नीचे है, सो इमीडिएटली जो ब्लड है वो फ्लो होकर हार्ट की तरफ आ जाएगा। instruct the client to wear instruct the client to wear elastic or compression stockings during the day एंड इवनिंग इफ प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वीनस इनसफिशियंसी वाले क्लाइंट होते हैं तो उनको पता है कि वीनस ब्लड पुलिंग होगा, वहां पर अल्सर फॉर्मेशन होगा, अल्सर फॉर्मेशन के साथ साथ वहां पर थ्रूमस फॉर्मेशन भी हो सकता है ड्यू टू ब्लड पुलिंग। सो डॉक्टर्स उनको क्या बोलते हैं कि कंप्रेशन डिवाइस, स्टॉकिंग्स, आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस जिसको नाम बोलते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी बोलते हैं, तो वो पेशेंट को पहन के रखना पड़ेगा दिन में भी और इवनिंग में भी। Instruct the client to put on elastic stockings on awakening before getting out of the bed. पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देनी है बेड में से उठने से पहले। ऐसे पेशेंट उठता है मॉर्निंग में, सो इमीडिएटली पहले स्टॉकिंग्स पहनना है, फिर बेड में से निकलना है। स्टॉकिंग्स मे बी नेसेसरी फॉर रिमाइंडर ऑफ द क्लाइंट्स लाइफ। ये स्टॉकिंग्स है वो लाइफ टाइम तक के लिए पेशेंट को जरूरत पड़ेगी इसकी। तो जब तक जिंदा रहता है पेशेंट में, उसकी लाइफ है, तब तक उसको स्टॉकिंग्स पहन के रखना पड़ेगा। स्टॉकिंग्स मतलब डेली पहनना पड़ेगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग, कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग और क्रॉसिंग द लेग्स व्हेन सीटेड। पेशेंट को बोलना है कि जब भी आप लाइक कहीं पे भी लाइक कुछ भी करते हो, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहना है, ऐसे टाइट लेग्स में जो जीन्स आते हैं या टाइट कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग है वो नहीं पहनना है, एंड लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एलिवेट द लेग अबव द लेवल ऑफ हार्ट फॉर 10 to 20 minutes एवरी फ्यू आवर ईच डे। जैसा हमने आगे देखा, पेशेंट को ये सारी इंटरवेंशन इंस्ट्रक्शन देंगी, क्लाइंट एजुकेशन है। पेशेंट को बोलना है कि आपका पैर है वो हार्ट के लेवल से ऊपर करना है एवरी डे 10 to 20 मिनट्स के लिए, आफ्टर फ्यू आवर्स, लाइक हर 2-3 घंटे 10 से 20 मिनट ऊपर कर दो, फिर नीचे कर दो, फिर नेक्स्ट 2-3 आवर्स में ऊपर करो लेग, देन नीचे कर दो। सो पेशेंट ऐसा रिपीट करेगा डेली। Instruct the client in the use of intermittent sequential pneumatic compression system if prescribed. Use twice daily for 1 hour in the morning and evening. Yes, जैसा मैंने बोला कि sequential compression device, sequential pneumatic compression, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग है। सो हम पेशेंट को लाइक इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये जो कंप्रेशन डिवाइस है पेशेंट पहन सकता है, यूज कर सकता है
दिन में 2 बार करना है। एक मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए दिन में 2 बार करना है, एक मॉर्निंग में करना है, एक इवनिंग में करना है। सो 1 घंटा मॉर्निंग में पहन के रखेगा पेशेंट एंड 1 घंटा इवनिंग में पेशेंट पहन के रखेगा। एडवाइज द क्लाइंट विथ एन ओपन अल्सर टू अप्लाई द कंप्रेशन सिस्टम ओवर द ड्रेसिंग। ओके, जस्ट इमेजिन हमने देखा था कि पेशेंट को अल्सर फॉर्मेशन होने का रिस्क ज्यादा है। सो अल्सर कहाँ पर, लेटरल मेलियस में ज्यादा होता है। सो दिस इज द लेग ऑफ पेशेंट, ये पेशेंट का लेग है। सो यहाँ पर जो मेलियस होता है साइड में बाहर की तरफ, वहां पर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो पेशेंट को बोलना है कि जब भी लाइक कंप्रेशन डिवाइस कर यूज करता है और पेशेंट को ओपन अल्सर है, मतलब अल्सर पूरी ओपन है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी ड्रेसिंग किया हुआ होगा। तो जो कंप्रेशन सिस्टम का जो स्टॉकिंग है वो ड्रेसिंग के ऊपर पहनना है, सीधा अल्सर के ऊपर नहीं पहन सकता। पेशेंट को पैर में अल्सर है और उसने सीधा उसके ऊपर कंप्रेशन ड्रेसिंग का जो कंप्रेशन डिवाइस का जो स्टॉकिंग था वो पहन लिया, ऐसा नहीं कर सकता पेशेंट। पेशेंट हैज टू वियर दैट स्टॉकिंग्स ऑन द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के ऊपर स्टॉकिंग पहनना है कि अल्सर को कुछ डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट वुंड केयर, वुंड केयर मतलब अल्सर की बात हो रही है। सो हमने देखा कि वीनस इनसफिशिएंसी में पेशेंट को अल्सर फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है। सो वुंड की केयर कैसे करनी है, अल्सर इज अ वुंड, तो वुंड की केयर कैसे करेगी, पेशेंट कैसे केयर करेगा। तो प्रोवाइड केयर टू द वुंड एज प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर ने बोला है प्रिस्क्राइब किया है वैसे वुंड की केयर करनी है। असेस द क्लाइंट्स एबिलिटी टू केयर फॉर द वुंड एंड इनिशिएट होम केयर रिसोर्सेज एज नेसेसरी। यस, पेशेंट की केयर, पेशेंट की एबिलिटी भी चेक करनी है कि पेशेंट केयर कैसे कर सकता है। लाइक पेशेंट को हमने बोला ऐसे ड्रेसिंग करना है वो करना है, बट पेशेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको आता है कि नहीं आता है, उसकी एबिलिटी भी चेक करनी होगी कि वो वुंड केयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम होम केयर रिसोर्सेस भी उसको साथ इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट घर पे चला गया है एंड आपने उसको सिखाया कि ड्रेसिंग करना है, बट पेशेंट को नहीं आता है, पेशेंट डज नॉट हैव एबिलिटी टू केयर फॉर द वुंड, तो आप क्या करोगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज में जो ऐसे होम हेल्थ नर्स होती है उसका कांटेक्ट करवा के दोगे, सो वो घर पे जाके ड्रेसिंग करवा देगी। या उसके आसपास कुछ, घर के आसपास कुछ रिसोर्सेस हो तो वहां पर जाके पेशेंट करवा देगा। बट ऐसे होम केयर रिसोर्सेज आपको इनिशिएट करने होंगे। इफ Anna boot, that is a dressing constructed of gauze moistened with zinc oxide is prescribed, the PSCP will change it weekly. Okay, आई होप आपने देखा होगा जब पेशेंट को बहुत ज्यादा एडिमा हो जाता है तब हम MgSO4 का ड्रेसिंग करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रेसिंग करते हैं। तो जो गॉस पीस होता है उसको मैग्नीशियम सल्फेट के ऐसे सॉल्यूशन में डीप करते हैं, थिक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, देन डीप करके पेशेंट की बॉडी पर रैप कर देते हैं, राइट, टू रिड्यूस द एडिमा। सो सिमिलरली जब गॉस पीस को हम जिंक ऑक्साइड में ऐसे मिक्स करते हैं, जिंक ऑक्साइड वाला गॉस पीस करेंगे, मॉइस्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर रैप कर देंगे, सो उसको हम बोलते हैं अन्ना बूट। यू कैन ऑल्सो गूगल द इमेजेस अन्ना बूट कैसा होता है। सो जैसे हम बैंडेज करते हैं लेग पर, यू कैन सी हियर, देखो इस यहाँ पर इमेज है, दिस इज अन्ना बूट, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अन्ना बूट, ये अन्ना बूट है। ये जो क्रैप बैंडेज है, इमेज है, गॉस पीस का जो पूरा है वो ऐसे ही रैप करना होगा। यहाँ पर हमने पेशेंट को, यहाँ पर चलो अल्सर है तो हमने एक गॉस पीस ले लिया, मॉइस्ट कर दिया जिंक ऑक्साइड वाला, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर आसपास रख दिया एंड उसके ऊपर हमने पूरा ड्रेसिंग कर दिया। सो अब ये ड्रेसिंग को हम बोलेंगे अन्ना बूट। सो पेशेंट को अगर अन्ना बूट है तो कौन उसको चेंज करेगा, PSCP चेंज करेगा हर हफ्ते। वी कैन नॉट चेंज दैट ड्रेसिंग, PSCP को करना होगा, हमें नहीं करना है इसका ड्रेसिंग चेंज। If the wound is cleansed with a normal saline, the wound is cleansed with normal saline before application of अन्ना बूट। ओके, अन्ना बूट अप्लाई करने से पहले जो वुंड है उसको पहले क्लीन करना होगा नॉर्मल सलाइन से। पोविडोन आयोडीन यूज नहीं कर सकते, पोविडोन आयोडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर नॉट यूज। व्हाई, द रीजन इज दिस बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ग्रेन्युलेशन टिश्यू हीलिंग होता है तब देखने को मिलते हैं, राइट, जो हमारे हाथ पर ब्राउन ब्राउन हो जाता है, कहीं पे भी लगती है तो ऊपर ब्राउन होता है, दैट इज द ग्रेन्युलेशन टिश्यू। सो वुंड, अन्ना वुंड, ये ड्रेसिंग करने से पहले पेशेंट का जो वुंड है उसको सिर्फ नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर देना है, धो देना है, बट उसके ऊपर पोविडोन आयोडीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं यूज करना है। अगर ये आप यूज करोगे
तो जो ग्रेन्युलेशन टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वापस से वही का वही हो जाएगा, फिर से ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनने में टाइम लगेगा, बन रहा है तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, सो वो हील ही नहीं होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन द ड्रेसिंग. The Anna boot is covered with elastic wrap that hardens to promote the venous return and prevent the stasis. ये जो अन्ना बूट है उसके ऊपर वापस से एक इलास्टिक रैप, आपने जो ये पूरा अन्ना बूट का ड्रेसिंग किया उसके ऊपर इलास्टिक रैप आपने कर दिया जो क्रैप बैंडेज जैसा होता है, सो हमने पूरा एक इलास्टिक रैप कर दिया और जो उसके बाद है ना वो हार्ड हो जाता है जब ये सूख जाएगा. सो सोचो कि आपने कुछ, जस्ट इमेजिन यू हैव मेल्टेड द शुगर, आपने शुगर मेल्ट किया है, उसके अंदर कुछ रुई या कुछ डाल के, गीला है मेल्टेड था तो उसने डाल के आपने सुखा दिया, सो जैसे ही सूख जाएगा वो हार्ड हो जाएगा. सो इसमें भी सेम ऐसा हो जाता है, सो इलास्टिक रैप करने के बाद वो हार्ड हो जाता है एंड उसके बाद वो लाइक वीनस रिटर्न को प्रमोट करता है, वहां पर ब्लड पूलिंग नहीं होने देगा कि जमा हो रहा था ब्लड, ऐसा नहीं होगा, वो हार्ड हो गया है तो उसकी वजह से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे कंप्रेशन हमने किया है. मॉनिटर द साइंस ऑफ arterial occlusion from the ulna boot that may be too tight. अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो फिर आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई आना चाहिए वो भी बंद हो जाएगा. सो वो हमें इंस्पेक्ट करना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं जो लेटर ऑन हम वीनस कंडीशन आर्टेरियल कंडीशन में हम देखेंगे. सो हमें वो भी साइंस मॉनिटर करने होंगे अगर अन्ना बूट हमने बहुत टाइट कर दिया है तो. कीप द टेप ऑफ द स्किन, काइंड स्किन, अगर हमने ये अन्ना बूट रैप किया फिर रैप करने के बाद हमें टेप लगानी है तो टेप स्किन के ऊपर, ऐसे करके स्किन के ऊपर हम टेप नहीं लगा सकते. वी हैव टू कीप द टेप अवे फ्रॉम द क्लाइंट स्किन और वहां पर लगानी है. ऑक्लूसिव ड्रेसिंग सच एज polyethylene film और hydrocolloid dressing may be used to cover the ulcer. अल्सर अगर बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत बढ़ गया है तो उसके ऊपर हम ऑक्लूसिव ड्रेसिंग कर सकते हैं, पोलीइथिलीन फिल्म का ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलॉइडल सॉल्यूशन का एक ड्रेसिंग. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग जो हम अल्सर को कवर करने के लिए कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट वुंड केयर. हमें भी ये करना होता है, पेशेंट को क्या सिखाना है वो हमने 2 पॉइंट में देख लिया. ओके, लेट्स कंप्लीट दिस. ओके, नेक्स्ट है मेडिकेशन. अब पेशेंट को जो भी ये प्रॉब्लम है तो उसमें जो डीवीटी है तो डीवीटी के लिए मेडिकेशन, नो, वीनस इनसफिशिएंसी वी आर स्टडिंग. सो वीनस इनसफिशिएंसी के लिए मेडिकेशन क्या लगेगी पेशेंट को, कौन सी मेडिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो. So apply topical agents to the wound as prescribed to debride the ulcer, eliminate the necrotic tissue and promote the healing. So जहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो गया है उसके ऊपर आप कुछ टॉपिकल एजेंट्स लगाओगे, दवाई लगाओगे. कैसी दवाई कि जो अल्सर्स के ऊपर जो डेब्रीज है वो डेब्रीज को निकाल सके हम, जो नेक्रोटिक टिश्यू है, नेक्रोसिस हो गया है उसको रिमूव कर दे एंड हीलिंग प्रमोट हो जाए, अच्छे से हील हो जाए. when applying topical debriding agents, apply an oil-based agent such as petroleum jelly on surrounding skin to protect the healthy tissue. Now just imagine कि पेशेंट को यहाँ पर एक अल्सर है, that this is the leg of patient और यहाँ पर एक अल्सर है. So हमने दवाई लगाई. So दवाई यहाँ पर ही लगानी थी दवाई, बट अगर हम अप्लाई कर रहे थे और अप्लाई करते करते वक्त ऐसे लग गई दवाई, ऐसे साइड पे भी लग गई, तो यहाँ ये तो स्किन का जो डेब्राइडमेंट था उसको तो निकाल देगा बट ये जो हेल्दी स्किन है उसको भी शायद डैमेज कर सकता है. सो हमें क्या करना है, सराउंडिंग द अल्सर हमें एक पेट्रोलियम जेली लगा देनी है. सो दवाई लगाने के बाद उसके आसपास पेट्रोलियम जेली लगा देंगे तो आसपास की जो लाइक स्किन है, जो टिश्यूज है उसको प्रोटेक्ट करके रखे, वो डैमेज ना हो जाए. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब इफ इन्फेक्शन और सेल्यूलाइटिस अकर. ओके, अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को सेल्यूलाइटिस हो जाता है, राइट, तो वहां पर फिर हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेगी. अल्सर दैट इज नॉट एन इन्फेक्शन, बट अगर इन्फेक्ट अल्सर के साथ साथ इन्फेक्शन हो गया है, सेल्यूलाइटिस हो गया है, तो अब पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी. सो दैट इज ऑल अबाउट वीनस इनसफिशियंसी. नेक्स्ट लास्ट कंडीशन ऑफ वीनस डिसऑर्डर, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में है वेरिकोज वेन. वेरिकोज वेन मतलब हमें पता है डायलेटेड टॉर्टुअस वेन्स इसको हम बोलते हैं. दिस देयर इज एन इमेज, यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा है कि वो वेरिकोज वेन्स है, डायलेटेड, ये देखो वेन्स पूरी डायलेटेड ऐसे हो गई है, टॉर्टुअस दिख रही है आपको. सो ऐसा हो जाता है पेशेंट को.
ओके, सो वेरिकोज वेन्स का मतलब क्या है? डिस्टेंडेड प्रोट्रूडिंग वेन्स दैट अपीयर डार्कन एंड टॉर्टुअस। आप अगर पेशेंट के पैरों में सबसे ज्यादा होता है, अगर बाहर से हम देखें तो सो एकदम डिस्टेंडेड, मोटी हो गई होगी, प्रोट्रूड हो रही होगी वेन्स, और जो आपको डार्क कलर की दिखेगी और एकदम टॉर्टुअस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी आपको। वो वेन वॉल वीकन्स एंड डायलेट एंड द वाल्स बिकम इनकॉम्पिटेंट। ये जो वेरिकोज वेन है बिगड़ गई है, टॉर्टुअस होके डायलेट होके ऐसे टॉर्टुअस हो गई है, तो वेन की जो वॉल्स है वो भी वीक हो जाएगी और वाल्व्स भी है वो भी इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे। वेन्स के अंदर ऐसे जो वाल्व्स है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। असेसमेंट, जिसको भी जो भी पेशेंट को वेरिकोज वेन है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? पेन इन द लेग्स विद डल एकिंग आफ्टर स्टैंडिंग। खड़े रहने के बाद, स्टैंडिंग आफ्टर स्टैंडिंग पेशेंट को पैरों में पेन होगा, दर्द होगा। और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द लेग, पेशेंट को ऐसे फील होगा कि पैर भारी भारी हो गए हैं, लाइक बहुत ज्यादा हैवी हो गया है लेग्स, ऐसा फील होगा पेशेंट को, फुलनेस फीलिंग आएगी। एंकल एडिमा हो सकता है पेशेंट को। ओके, so this is about the assessment finding. Now there is a डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट एक हम टेस्ट कर सकते हैं कि जिससे पता चल जाएगा कि पेशेंट को वेरिकोज वेन है या नहीं, लाइक वेरिकोसाइटिस है या वेरिकोसाइट, मतलब पेशेंट को वेरिकोस वेन है या नहीं वो पता चल जाएगा। तो ट्रेंडलरबर्ग टेस्ट में हमें क्या करना होता है? रिमेंबर दिस थिंग, प्लेस द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन विद लेग्स एलिवेटेड। सो पेशेंट को हमने ऐसी पोजीशन दे दी, ये पेशेंट है और ये उसके लेग्स है। सो हमने पेशेंट को पोजीशन दे दी लेग्स एलिवेट करके, वी हैव गिवन द सुपाइन पोजीशन विद द लेग्स एलिवेटेड। नाउ अब क्या करना है? व्हेन द क्लाइंट सिट्स अप, if varicosities are present, veins will fill from proximal end, वेन्स नॉर्मली फिल फ्रॉम द डिस्टल एंड। अगर पेशेंट को ऐसे हमने सुलाया थोड़ी देर के लिए, अब जैसे ही अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ऐसे खड़ा हो जाता है नीचे, सो अगर लाइक खड़ा होने के बाद ऐसे, तो पहले ब्लड जो है वो नीचे से भरना स्टार्ट होता है, पहले नीचे की तरफ ब्लड पूल होगा फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। दिस इज द नॉर्मल सिनारियो। डिस्टल मतलब दूर ब्लड पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेग ऑफ पेशेंट, जैसे ही पेशेंट ऐसे खड़ा होगा तो यहाँ से फील होना स्टार्ट होगा ना, राइट? दिस इज द नॉर्मल थिंग। बट व्हाट हैपन व्हेनेवर देयर इज अ वेरिकोज वेन? अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन होगा, सो पेशेंट का लेग ऐसे था, एलिवेटेड था हार्ट लेवल से, ये पेशेंट है और ये उसके लेग्स है, एलिवेटेड था, राइट? सो जैसे ही अब पेशेंट को थोड़ी देर बाद हम उसको बिठाएंगे ऐसे, पेशेंट बैठ जाएगा, पैर लटका देगा, सो क्या होगा? ऊपर से ब्लड फील होना स्टार्ट होगा इंस्टेड ऑफ डिस्टल। प्रॉक्सिमल पहले फूलेगा फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। सो दिस इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स। दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट। अगर ये टेस्ट करने से पता चलता है कि प्रॉक्सिमल एंड पहले भर रहा है देन डिस्टल एंड भर रहा है, देन इट इज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। अगर डिस्टल एंड पहले भर रहा है एंड देन प्रॉक्सिमल भर रहा है तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, हेल्दी है वो। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं वेरिकोज वेन के लिए? सो एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एलिवेट द लेग एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ऐसे लेग्स ऊपर करके ही बैठना है, सोना है, जो भी करना है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग एंड प्रेशर ऑन द लेग्स। पेशेंट को बोलना है कि कंस्ट्रिक्टिव क्लोथ्स ऐसे अवॉइड करें, लेग्स पर प्रेशर ना आए, ऐसा ऐसी चीजें ध्यान में रखें। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर स्क्लेरोथेरेपी और वेन स्ट्रिपिंग एज प्रिस्क्राइब। पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट, दिस इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये सारी सिम्टोमेटिक है, बट मेन ट्रीटमेंट क्या है? स्क्लेरोथेरेपी, जो हमने देखा था हेमरोइड्स में भी देखा था, इसोफेजियल वेराइसिस में भी देखा था, स्क्लेरोथेरेपी। एक स्क्लेरोथेराप्यूटिक एजेंट इंजेक्ट करेंगे, वेन्स ठीक हो जाएगी। सो पेशेंट को स्क्लेरोथेरेपी या वेन स्ट्रिपिंग के लिए रेडी करना है। नाउ व्हाट इज स्क्लेरोथेरेपी, वेन स्ट्रिपिंग, वो हम स्टडी करते हैं। देख, स्क्लेरोथेरेपी वी नो दैट एक सॉल्यूशन हम वेन्स के अंदर सीधा इंजेक्ट करेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो अ सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन, और वो सॉल्यूशन क्या होता है? स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है। सो हमने डायरेक्टली वो सॉल्यूशन पेशेंट के अंदर, वेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया, फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ प्रेशर ड्रेसिंग, और उसके बाद ऊपर से प्रेशर ड्रेसिंग भी कर दिया, मतलब प्रॉपर टाइट ड्रेसिंग, नॉट टू मच टाइट, बट हमने थोड़ा प्रेशर ड्रेसिंग किया है, थोड़ा टाइट ड्रेसिंग कर दिया।
Incision and drainage of the trapped blood in the sclerosed vein is performed 14 to 21 days after the injection, followed by the application of pressure dressing for 12 to 18 hours. Okay. अब क्या करना है, प्रेशर ड्रेसिंग कर दिया, अब 14 to 21 डेज बाद पेशेंट को फिर से हॉस्पिटल बुलाएंगे और क्या करेंगे, वो वेन्स तो पूरी जल गई है, बट वहां पर जो जो ट्रैप्ड ब्लड होगा, ये वेन ऐसे वेरिकोज वेन ऐसे थी, लाइक डायलेटेड ऐसे टॉर्टुअस वेन्स थी, हमने यहाँ पर मेडिसिन इंजेक्ट करके उसको जला दिया, बट वहां पर ब्लड तो होगा जो ट्रैप हो गया है, तो फिर एक इंसिजन रखना होगा लेग के अंदर छोटा सा, और वो जो ब्लड जो ट्रैप हुआ है उसको निकालना भी होगा, बट ये कब किया जाएगा, आफ्टर 41 to 28 डेज, जब हमने ये इंजेक्शन दिया उसके बाद। फिर से जैसे ही हमने इंसिजन करके ये सब कुछ ड्रेन आउट कर लिया, ड्रेन आउट करने के बाद वापस से 12 से 18 घंटे तक वापस से प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे, फिर वो निकाल देंगे। सो दिस इज स्क्लेरोथेरापी। लेजर थेरापी मतलब लेजर लाइट का यूज करके हम वेन्स को जला देंगे, बर्न कर देंगे। सो अ लेजर फाइबर इज यूज टू हीट एंड क्लोज द मेन वेसल कंट्रीब्यूटिंग टू वेरिकोसाइटिस। आप इमेजेस देखोगे गूगल में तो पता चल जाएगा, जैसे फीमेल्स लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करवाती है, सो सिमिलरली लेजर थेरापी से क्या होगा, एक लेजर लाइट यहाँ पर, फॉर एग्जांपल पेशेंट को यहाँ पर वेरिकोज वेन है, तो यहाँ पर लेजर लाइट हम रखेंगे, तो उससे जो वेन है वो ठीक हो जाएगी, जो बर्न आउट हो जाएगी, जो वेरिकोज वाली वेन है वो बर्न आउट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है वेन स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब करना है, देखते हैं चलो। वेरिकोज वेन्स मे बी रिमूव्ड इफ दे आर लार्जर देन 4 mm in diameter or if they are in cluster. Other treatments are usually tried before vein stripping. Stripping मतलब हम उसको रिमूव कर रहे हैं, स्टेपल कर रहे हैं। ये वेन इतनी डायलेट हो गई है 4 mm, 4 मिलीमीटर से, वेन की ये नॉर्मल साइज है, दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ वेन, और अब ये टॉर्टस होके ऐसे पूरी डायलेट हो गई है, इतनी बड़ी डायलेट हो गई है, तो फिर हमें वेन स्ट्रिपिंग करना होगा। और डायरेक्टली वेन स्ट्रिपिंग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव दैट वेन, राइट, उसको डायरेक्टली स्ट्रिपिंग नहीं कर सकते, पहले हमें ये सारी ट्रीटमेंट करनी होगी, हमें लाइक ये सब हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, स्क्लेरोथेरापी की फिर भी नहीं हुआ, लेजर थेरापी ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, देन वी विल चूज दिस वेन स्ट्रिपिंग। डायरेक्टली वेन स्ट्रिपिंग, वेन रिमूवल नहीं किया जा सकता। एंड कब किया जाता है, एक तो आर्टरी ऐसे वेन ऐसे डायलेटेड हो तब, या तो पूरा क्लस्टर जैसा हो, लेट मी शो यू, देखो यहाँ पर देखो, पूरा क्लस्टर जैसा दिख रहा है, पूरा इतना इतना पोर्शन देखो, यहाँ पर पूरा क्लस्टर जैसा है। सो अगर ऐसा है, पूरा क्लस्टर हो गया है, बहुत सारी वेन्स एक ही जगह पर डायलेशन हो गया है, तब हम वेन स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। बाकी तो जितना हो सके उतना लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर ट्राई करना है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वेन स्ट्रिपिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्क्यूलर डिसऑर्डर, सारी वेन्स के रिलेटेड डिसऑर्डर से। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा, तो टुडे वी हैव स्टार्टेड वेस्कुलर डिसऑर्डर, उसमें फर्स्ट हमने लिखा वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है। अब वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी स्टार्ट हो सकता है। सो वीनस थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस सेम वीनस थ्रोम्बोसिस की बात हो रही है विदाउट एनी इन्फ्लामेशन। देन फ्लेबाइटिस हो सकता है सिर्फ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोसिस हो सकता है। फिर उसके हमने ये टाइप्स देखे, उसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, जब भी क्वेश्चन में आप पढ़ते हो ये वर्ड्स लिखे हो तो आपको एटलीस्ट दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। फिर हमने देखा कि वीनस थ्रोम्बोसिस होता कैसे है, व्हाट आर द रीजंस, रिस्क फैक्टर देखे। फिर हमने देखा फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस क्या है, दैट इज ओनली इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा कि पेशेंट को फ्लेबाइटिस होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इंटरवेंशन क्या करेंगे, देयर इज नो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, नथिंग, सिंपली वार्म एप्लीकेशन करना है, सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, दैट्स इट। एंड कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही है, वो खुद से रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो डीपर वेन्स में थ्रोम्बस तो हो गया, साथ साथ में फ्लेबाइटिस भी हो गया है, इन्फ्लामेशन भी हो गया है। सो उसका हमने साइन एंड सिम्टम देखा एंड उसकी इंटरवेंशन देखी। इंटरवेंशन में हमने पहले तो प्रिवेंटेटिव मेजर देखे कि नी गेज अवॉइड करना है, यूज करना है कि जिससे वीनस कूलिंग ना हो और थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करना है, बेड रेस्ट करना है। अगर एक बार थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए फिर पेशेंट स्टॉकिंग नहीं पहन सकता, मसाज नहीं कर सकता, एम्बुलेट नहीं कर सकता। एक बार थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए तो देन द ओनली ट्रीटमेंट इज
हिपेरिन थेरापी। बट थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो इसके लिए पेशेंट को बोलना है कि एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहन के रखे। कैसे पहनना है, कैसे रिमूव करना है, वो सब हम सिखाएंगे पेशेंट को। वार्म कंप्रेशन पेशेंट को यूज करना है। देन हमें जेंटली पाल्पेट करना है टू चेक द वार्मथ एंड एडिमा। अगर हम जोर से पाल्पेट करेंगे सो इट विल लुक लाइक मसाज एंड फिर वो थ्रोम्बस डिस्लॉन्च हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। फिर हमने देखा कि उसकी मेन ट्रीटमेंट क्या है, हिपेरिन थेरापी। हिपेरिन थेरापी हम दे सकते हैं टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ क्लॉट एंड उसको फटाफट से नई क्लॉट ना बने उसके लिए उसको डिसॉल्व करने के लिए हिपेरिन देना है। एक बार पेशेंट स्टेबिलाईज हो जाए, हाँ आपको लगता है कि अब वो क्लॉट चली गई है, तो फिर बंद नहीं कर देना है, पेशेंट को वारफेरिन पर रख देना है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिले वारफेरिन की वजह से। और जब भी पेशेंट को हिपेरिन पर हम रखते हैं तो कौन सा टेस्ट करना है, याद रखना है हमें। हिपेरिन जब भी मेडिकेशन दे रहे हैं तो हमें एपीटीटी टेस्ट करना है, वारफेरिन दे रहे हैं तो पीटीआईएनआर चेक करना है। यू कैन रिमेम्बर दिस यूजिंग अ 10 फिंगर नेमोनिक। ये 10 फिंगर नेमोनिक यूज करके आप चेक कर सकते हो। और अगर ये हिपेरिन वारफेरिन दे रहे हैं दैट इज एंटीकोएगुलेंट थेरापी, राइट, तो पेशेंट को ब्लीडिंग के लिए भी चेक करना पड़ेगा। फिर हमने उसके क्लाइंट एजुकेशन देखे थे कि जो भी पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, डीवीटी, तो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देना है वो हमने देखा। फिर वेनस इनसफिशियंसी देखा। वेनस इनसफिशियंसी मतलब वेन्स बहुत ज्यादा दर प्रेशर की वजह से वेन्स एकदम स्ट्रेच होकर उसके वाल्व्स डैमेज हो गए हैं, अब वाल्व क्लोज नहीं होते हैं, वाल्व ओपन रहते हैं, सो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, वो नीचे आ जाता है वापस से। उसका हमने असेसमेंट फाइंडिंग देखा था। यस, ये चीज याद रखना, वीनस इनसफिशियंसी की वजह से स्टेसिस डर्मेटाइटिस हो सकता है, मतलब ब्राउन कलर की स्किन हो जाएगी एंड अल्सर फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है। ये डिफरेंस याद रखना है, आर्टरी में भी सेम आएगा। आर्टेरियल अल्सर्स एंड वीनस अल्सर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दैट वी विल स्टडी लेटर। बट ये चीज याद रखना, दोनों में अल्सर फॉर्मेशन होता है बट दोनों की अल्सर्स अलग अलग होगी। इंटरवेंशन में हमने देखा तो ये रीड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब भी वीनस इनसफिशियंसी होती है हमें पेशेंट के लेग्स एलिवेट करने होंगे कि ब्लड रिटर्न हो सके, वीनस रिटर्न हो सके। और क्या चीजें कर सकते हैं, तो पेशेंट को स्टॉकिंग्स पहन के रखने पड़ेंगे, एक इवनिंग में मॉर्निंग में ऐसे पूरा ध्यान रखना होगा। प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉसिंग ऑफ लेग्स, कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग नहीं पहन सकता। दिन में 10 से 20 मिनट के लिए पेशेंट को, एवरी फ्यू आवर्स 10 से 20 मिनट के लिए पेशेंट को लेग एलिवेट करने हैं। घर पे पेशेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन सिस्टम, सिक्वेंशियल न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस यूज कर सकता है। अगर ओपन अल्सर्स है तो डायरेक्ट उसके ऊपर कंप्रेशन सिस्टम का नहीं पहन लेना है, ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग के ऊपर वो सिस्टम का जो कंप्रेशन का जो स्टॉकिंग्स है वो पहनना होगा। फिर वुंड केयर, अल्सर हो गया है तो वुंड केयर कैसे करनी है वो हमने देखा था। अन्ना बूट क्या है, तो सिंपली गॉस पीस को जिंक ऑक्साइड में डीप करके हम पेशेंट के फुट एंड एंकल, थोड़ा ऊपर का लेग एंड फुट हम दोनों ऐसे रैप करेंगे, उसको हम अन्ना बूट बोलते हैं। तो ये एवरी वीकली पीएचसीपी चेंज करेंगे। अन्ना बूट लगाने से पहले सिर्फ एनएस से वुंड को वॉश करना है। डोंट यूज पोविडॉन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यू शुड नो द रैशनल क्यों नहीं कर सकते। ओके, फिर हमने मेडिकेशन देखी थी। मेडिकेशंस में हम लाइक टॉपिकल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं कि जिससे वो जो डेब्रिडमेंट हो गया है अल्सर के ऊपर वो सब निकल जाए और अच्छे से हीलिंग हो। बट वो अगर दवाई लगाएंगे तो आसपास की हेल्दी स्किन भी डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए आसपास हमें पेट्रोलियम जेली लगाना होगा। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं अगर सेल्यूलाइटिस या इन्फेक्शन हो गया है, तो नहीं हुआ है तो जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन मतलब एकदम डायलेटेड टॉर्टोस वेन हो जाती है वो, तो उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स दिखे थे कि कैसा दिखता है। उसके लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं टू कंफर्म दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स और नॉट। तो ट्रेंडलबर्ग ऐसा टेस्ट आता है, वो टेस्ट से पता चल जाएगा। कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को पहले सुपाइन पोजीशन देंगे लेग एलिवेट करके, फिर पेशेंट को जैसे ही हम बिठाएंगे ऐसे पैर नीचे करके, सो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में नीचे से ब्लड फील होना स्टार्ट होता है, बट इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ पहले ब्लड फूल होगा फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंडरबर्ग टेस्ट जो इंडिकेट करता है दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। उसकी हमने इंटरवेंशन देखी थी, सिम्टोमेटिक इंटरवेंशन एंड मेन ट्रीटमेंट स्क्लेरोथेरापी है, लेजर थेरापी है, वेन स्ट्रिपिंग है, ये सब कर सकते हैं। स्क्लेरोथेरापी क्या है, एक स्क्लेरोसिंग एजेंट हम वेन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे, प्रेशर ड्रेसिंग। फिर 14 से 21 दिन बाद, 15 to 21 डेज के बाद हम पेशेंट, 2 या 3 हफ्ते बाद पेशेंट को इन शॉर्ट हम बुलाएंगे, इंसिजन रखेंगे एंड जो ट्रैप्ड ब्लड है ड्यू टू दैट बर्निंग ऑफ वेन्स, वहां पर जो ब्लड रह गया है
उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर से 12 to 18 आवर्स के लिए वो प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करके रखना पड़ेगा। फिर हमने लेजर थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को एंड वेन स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। I hope you have no doubt. If you have any doubt in today's topic, you can message me. मुझे message कर सकते हो. Right now, you can also do the message. I will clear your doubts and see you tomorrow at 9 a.m. कल हम arterial disorders से start करेंगे. Thank you.